हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉलिटेक्निक स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपके लिए आज पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स जो मैट्रिक्स हमने स्टार्ट किया उसका पार्ट नंबर मैं 4 लेके आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो आपने वो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें ज़रूर देखें। और जैसा कि आपको दिख रहा है, हमारा जो चैनल है जिसका नाम पॉलिटेक्निक स्मार्ट क्लासेस, आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक अवश्य करें। दोस्तों, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हम आपके पास नोटिफिकेशन भेज सकें और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें और देख सकें। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पार्ट नंबर 4 को। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये हमने आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पार्ट नंबर हमारा कितना है? 4। पार्ट नंबर 4 ये आज हमने स्टार्ट किया है, तो इसे आप देख लें ज़रूर, क्योंकि आज इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपकी मैट्रिक्स में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हमने अभी तक नहीं कराए थे, तो वो आज हम करा रहे हैं। तो उसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, इसमें हमारा पहला टॉपिक है परिवर्त अवयव, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये होता क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता क्या है दोस्तों? इसकी डेफिनेशन से समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसको आपको डीपली में समझाएंगे। यदि किसी अवयव की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, तो इस प्रकार के अवयव को AT, यानी ये इसका सिंबल है AT कहते हैं, यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसे A डैश या AT से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब ये, यानी हमारे पास मान लो ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है, मान लो, ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है? ये मैट्रिक्स दे रखी है, ये वाली। अब इस मैट्रिक्स का हम क्या करना है? ये कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभ में, यानी इसकी पंक्ति ये है, पंक्तियों को क्या करना है? स्तंभ में बदलना है। पंक्तियों को स्तंभ में बदलना है। पंक्तियों को स्तंभ में, यानी पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में बदल दिया जाए, तो इस प्रकार के अवयव को AT या ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम सबसे पहले एक्चुअली में इसमें हो क्या रहा है। ये क्वेश्चन नंबर हमने 1 मान लिया। मान लो ये हमारा दे रखा है, A बराबर दे रखा है 1 3 6 2 4 2। ठीक है, ये हमारा एक मैट्रिक्स दे रखा है। अब एक्चुअली में ये वाले हमारी क्या है? इसे बोलते हैं पंक्ति या रो। इसे भी पंक्ति या रो बोलते हैं। अब ये कह रहा है कि हमें क्या करना है? A डैश या AT बनाना है। तो उसके लिए वो बोल रहा है कि अगर हमको क्या करना है? A डैश या AT बनाना है, तो जो पंक्ति वाले को क्या करना है? पंक्ति वाले को किसमें बदलना है? पंक्ति वाले को बदलना है स्तंभ में। यानी ये पंक्ति जो दे रखी है, अगर हम AT बनाएंगे तो इसे स्तंभ बनाना पड़ेगा। तो देखो, पंक्ति तो लेटी हुई होती है और स्तंभ होता है खड़ा हुआ। तो स्तंभ का मतलब, अब इस वाली लाइन को क्या करना है? हमें स्तंभ बनाना है ना। तो स्तंभ बनाने के लिए हम इसको इस तरीके से खड़ा करेंगे। तो देखो, इस तरीके से इसमें नंबर दे रखे हैं 1 3 6। तो यहाँ पे नंबर कितने? 1 3 और 6। तो ये हमने जो लेटी हुई लाइन थी, अब हमने कैसे कर दी? खड़ी हुई लाइन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा क्या? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ऐसे इस तरीके से ये भी क्या है? रो। तो इस रो को हमने क्या बदल दिया? कॉलम में। यानी इस वाले रो को कॉलम में, इस वाले रो को भी कॉलम में, यानी रो को हमने क्या कर दिया? कॉलम में बदल दिया। कह रहा है वो पंक्तियों को स्तंभ में बदलने की क्रिया को परिवर्त कहते हैं, यानी ट्रांसपोज कहते हैं। यानी परिवर्त की मतलब पंक्तियों को स्तंभ में अगर बदलने हैं या स्तंभ को पंक्तियों में बदलने हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? हम परिवर्त कहते हैं, यानी कि ट्रांसपोज बोलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 ये दे रखा है। 2 में इसमें क्या करना है? तो ये जो हमने क्या दे रखा है? ये मैट्रिक्स दे रखी है, A बराबर 1 3 5 2 4 6। ये इसे क्या बोलते हैं? पंक्ति। इसे भी बोलते हैं पंक्ति। अब हमें क्या करना है? अगर मान लो हमें, यानी मान लो पंक्ति मतलब रो दे रखा है, तो हमको बदलना है किसमें? कॉलम में। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रांसपोज तो हो जाएगा दोस्तों। ट्रांसपोज करने के लिए हमें रो को कॉलम में बदलना पड़ेगा। तो देखो, ये जो नंबर है वो रो में दे रखे हैं, यानी 1 3 5। तो ये क्या बनेंगे? कॉलम में। 1 3 5 बदल के, या नहीं बदल के? तो दोस्तों, ये कॉलम में बदल गए। इसी तरह से ये 2 4 6, ये भी क्या है? रो है। तो इसको भी हमने क्या कर दिया? कॉलम में बदल दिया। तो रो को कॉलम में बदलने वाली क्रिया को हम ट्रांसपोज कहते हैं।
और मैट्रिक्स को कर रहे हैं तो मैट्रिक्स बोल देंगे, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यानी ए डैश हम जब निकालते हैं या ए टी जब निकालते हैं तो उस क्रिया को हम ट्रांसपोज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करना है हमें, ये हमने कर लिया सेकंड वाला क्वेश्चन। अब आपको तो पता है रो और कॉलम क्या होते हैं, वो तो आप जानते ही हैं, तो स्क्रीन पे दिख रहा है, समझ लेना आप थोड़ा सा। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक हमारा सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है, यानी दोस्तों ऐसी मैट्रिक्स, ठीक है, जिनका रो और कॉलम बदलने पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, मतलब कि वही वैल्यू निकल के आए जो रो जो पहले थी। इस तरीके से देखो, जैसे मान लो हमारी पहली मैट्रिक्स ये दे रखी है, ये दे रखी ए बराबर मैट्रिक्स साइन में दे रखा है 1 0 0 1। इस तरीके से हमें मैट्रिक्स दे रखी है। हमें क्या करना है, इसको रो को क्या करना है, कॉलम में बदलना है। ठीक है, किस में बदलना है, कॉलम में। तो देखो इसका ये रो है तो इसको कॉलम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 0। 80 का मतलब ये है, यानी ट्रांसपोज जो प्रोसेस है वो हमने की है, तो उसको जब करेंगे तो 1 0 को क्या करेंगे तो 0 1 हो जाएगा। यानी कि जो ये जो रो दे रखा था वो हमने कॉलम में बदल दिया, यानी कि 1 0 जो कॉलम है रो है वो हमने 1 और हमने क्या कर दिया, ये वाला जो रो है वो हमने कॉलम में बदल दिया। ठीक है, इस तरीके से किस में बदल दिया, कॉलम में। जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये हमने किस में बदल दिया, कॉलम में। अब हमने ये वाला जो रो है वो इसमें किस में बदल दिया, कॉलम में। ये हो गया है ना, तो इसको सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक का मतलब समान हो गया, यानी जब हमने देखा कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यानी ए और ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल। कितनी आ गई, इक्वल। देखो जिस तरीके से इसमें जो मैट्रिक्स दिख रही है उसी तरह से इसमें मैट्रिक्स दिख रही है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। अब इक्वल होने से हम क्या बोलेंगे ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। जिस तरीके से ये भी दे रखा है देखो, अब ये हमारा एक मैट्रिक्स दे रखा है सेकंड, ये क्वेश्चन और करते हैं सिमेट्रिक का। अब इसमें क्या करना है कि बी बराबर मान लो कोई वैल्यू दे रखी है, वो ये है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमें बी टी निकालना है या बी डैश निकालना है। तो बी टी या बी डैश निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रो को किस में बदलना पड़ेगा, कॉलम में। तो देखो ये वाली रो है तो इसे क्या बदलना पड़ेगा, कॉलम में। तो देखो ए दे रखा है, एच दे रखा है और जी दे रखा है, तो हम इसको इसमें बदलेंगे तो क्या होगा, ए एच जी बदल दिया, इसको इसमें बदल दिया। अब क्या करेंगे, एच बी एफ, तो एच बी एफ किस में बदल दिया, यानी जो लेटिव लाइन को किस में बदल दिया, इसमें लाइन में बदल दिया। लेटिव लाइन को किस में बदल दिया, इसमें। अब देखो यहाँ पर क्या, जी एफ सी, तो जी एफ सी यानी कि यहाँ पर जो रो में था अब यहाँ पे हमने कॉलम में बदल दिया ये। ठीक है, अब दोस्तों बदल दिया। अब तो हमने देखा, तो हमने क्या देखा, हमने ये चीज़ देखी कि ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल में है। देखो आपको दिख रहा होगा ए एच जी, एच बी एफ, जी एफ सी दोनों इक्वल हैं। तो दोनों इक्वल हैं, यानी कि बी बराबर बी टी या बी डैश बोल दिया हमने, यानी कि इसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे इसे, सिमेट्रिक। ये नाम जो दे रखा है इसको बोलेंगे सिमेट्रिक। ये जो हमने दोनों अभी देखी हैं दोनों, उन्हें क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। अब बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स या अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी अव्युत्क्रमणीय को क्या बोलते हैं, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि उसमें होता क्या है, यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान 0 हो, यानी कि हमारी एक मैट्रिक्स दे रखी है और उसका डिटरमाइंट या फिर हम सारणिक मान निकालें उसका, तो उसका जो मान निकल के आए अगर वो 0 हो तो उसके बोलेंगे हम सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे उसे, सिंगुलर मैट्रिक्स। और एक सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और ये जैसे इस तरीके से दिख रहा है आपको, एक मैट्रिक्स है, उसका अगर डिटरमिनेंट या मोड निकालेंगे तो वो 0 आना चाहिए। क्या 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 आना चाहिए, 0। तो ए को उत्क्रमणीय आव्यूह कहा जाता है। ठीक है, अब इस तरीके से देखो आपको, मतलब इसमें एग्जाम्पल दिख रहा है, जैसा कि ए इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 2 3 6, ये दे रखा है आपको मैट्रिक्स। अब इसका मोड निकालना है या मोड निकालना है या बोले डिटरमिनेंट निकालना है, तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। तो 1 2 3 6 इस तरीके से जब इसका आपस में क्रॉस करेंगे, यानी कि इसका हम क्या निकाल लेंगे, सारणिक मान निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो कितना निकल के आएगा, इसका इसमें करेंगे 1 का 6 में करेंगे तो 6 होगा,
ये 6, और 3 का 2 में करेंगे तो ये भी 6 होगा, और 6 में से जब 6 जगह हटाया जाएगा तो कितना निकल के आएगा 0। और हमने बताया कि जब वैल्यू 0 निकल के आए किसी मैट्रिक्स की तो उसे क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, सिंगुलर मैट्रिक्स। और देखते हैं इसमें क्या है, नीचे और भी इसमें कुछ डेफिनेशन में दे रखा है। ये कह रहा अर्थ है यह उत्क्रमणीय आव्यूह है। क्यों, क्योंकि उसका जब हमने मोड निकाला तो उसको कितना निकला, वो 0 निकला, हमारा मोड कितना निकला 0। तो ऐसे आव्यूह को व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, यानी व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता, यानी इसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। अब बात करते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है दोस्तों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है दोस्तों जैसे इस तरीके से आपको एक ही मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, और मैट्रिक्स का अगर हम उसका डिटर्मिनेंट निकालें यानी कि हम उसका सार्वत्रिक जो मान निकालें वो नॉट इक्वल 0 ना आना चाहिए, यानी कि 0 नहीं आए, चाहे कोई भी नंबर आ जाए, प्लस में आ जाए माइनस में आ जाए, परंतु 0 नहीं आना चाहिए। तो 0 नहीं आना चाहिए, उसके लिए हमें करना क्या है, तब उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर 0 आ गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नहीं आया तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो देखते हैं अगर किस कंडीशन में आता है और कैसे, मतलब नहीं आना चाहिए। तो देखो इस तरीके से ये हमारा एक मैट्रिक्स दे रखा है, ये वाला ये मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, नंबरों को उसी तरह से अरेंजमेंट करना है, और इसमें मोड का साइन है तो हम क्या करेंगे, उसको जो मैट्रिक्स वाला साइन इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे सिर्फ किसका साइन, डिटर्मिनेंट, यानी 2 खड़ी हुई लाइनों का साइन। डिटर्मिनेंट का साइन जो होता है वो इस तरीके से होता है, इसमें नंबरों को अरेंज किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, इसमें नंबरों को मतलब क्या किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। और अब इसमें एक्चुअली में जब हम इसका मोड निकालेंगे, इसका मोड निकाल लेंगे, इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, और 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, या 4 में 6 कटेगा तो कितना बचेगा -2। यानी कि हमने जब ये देखा कि जब हमने मोड निकाला वो 2 निकल के आया, कितना -2। तो ये क्या है, नॉट इक्वल, क्या 0 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए 0, यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चाहे 0 से क्या आ जाए, ऊपर आ जाए नंबर, लेकिन क्या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी नंबर आ जाए। मोड हमारा कितना निकला 2, तो ये हमारा क्या हो गया, सही बिल्कुल। ठीक है, इसे बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में ये एक और लाइन दे रखी है, इसमें क्या पढ़ना है हमें, यदि ए उत्क्रमणीय आव्यूह है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। क्या करना, इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। क्यों, इस तरीके से देखो, ये मान लो ए ऊपर वाला दे रखा था हमें, ए नंबर थी, इसका हमें ए डैश निकालना है, इन्वर्स मतलब ए डैश। तो ए डैश निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका इस तरीके से मोड निकालेंगे तो उसका जो वैल्यू निकल के आएगा उसका भी -2 निकल के आएगा। अब बात क्या है दोस्तों, अब हम इस तरीके से, क्योंकि इन्वर्स निकालने के लिए क्या हुआ कि अगर हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो 1/a होगा ना, तो ए होगा तो यानी -1 पावर आ जाएगी इस पर, -1 पावर, तो उसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, किसका, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। अब बात करते हैं सहखंड आव्यूह, कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है, सहखंड क्या होता है, देखो इस तरीके से समझो। जैसे आपके पास एक ये मैट्रिक्स दे रखी है, अब ये मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास, अब इसका जो ऑर्डर है वो 2 × 2 है। क्या ऑर्डर है, 2 × 2 है। तो ए का सहखंड आव्यूह क्या होगा, ए का सहखंड आव्यूह क्या होगा, देखो ए का सहखंड आव्यूह क्या है, ये हमारी पूरी मैट्रिक्स है, समझ में आ रहा होगा आपको, ये मैट्रिक्स है। अब क्या करेंगे, सहखंड का मतलब होता है, कोफैक्टर का मतलब होता है कि इंटरचेंज करना है, यानी करना क्या, बदलाव करना है, यानी कि इस वाली लाइन से ये बदला जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होता है तो इस वाली लाइन से ये बदला जाता है। तो देखो इस 3 की जगह पे 6 उठ के जाएगा, तो 3 की जगह पे 6 आ गया, देखो यहाँ की जगह पे 6 कितना आएगा 6। ठीक है, अब 4 की जगह पे क्या आएगा 2, तो और सॉरी 2 की जगह पे कितना आएगा 4, और 4 की जगह पे कितना आएगा 2। तो देखो 4 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 इस जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे इस जगह पे, और 4 यहाँ चला जाएगा इस जगह पे। तो देखो -4 इधर हो गया क्या नहीं हो गया, और ये 2 यहाँ हो गया। ठीक है,
तो इस तरीके से हो गया ये। अब बात करते हैं, ये माइनस का 4 नहीं होगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 4 कर लेना, क्योंकि लिखने में थोड़ा गलती हो गई है, तो आप थोड़ा सही कर लेना इसे। ये प्लस का 4 होगा, प्लस का, ठीक है, कितना होगा, प्लस का 4। तो और अब एक और देखते हैं, अगर मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, ठीक है, ये क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, इसका हमको अगर फैक्टर निकालेंगे, यानी कि सेकंड निकालेंगे, तो हमें इसमें भी क्या करना पड़ेगा, बदलाव। देखो अब ये हमारे पास, इसको समझो, तो एक ये मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास ये। अब ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसमें क्या करना है कि मान लो हमें क्या निकालना है, ये हमने पहली लाइन क्या की, दबा ली इसको, ठीक है, दबा लिया। अब इसको हमने, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या दिख रहा है, इसे देखो जरा गौर से। ये हमारा क्या क्वेश्चन है मेनली। अब ये हमें इसकी जगह पे कोई कोफैक्टर लिखना है। कोफैक्टर का मतलब ये है कि जो बचे हुए नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो ये 1 को हमने दबाया, तो ये वाली लाइन में दबेगी और ये वाली लाइन में दबेगी, तो कितने बचेंगे फैक्टर इसमें, ये। तो 5 का इसमें करेंगे और 4 का इसमें करेंगे, तो 5 × 1 5, 4 का इंटू करेंगे 2 में, तो 8। तो यानी 5 माइनस 8 कितना होगा, 5 - 8। तो यहाँ पे देखो कितना है, 5 - 8 इस जगह पे आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम दबाएंगे किसको, 8 को। किसको दबाएंगे, 8 को दबाया तो ये लाइन दबेगी और ये लाइन दबेगी। तो देखो इसका जब इसमें करेंगे तो कितना होगा, 2, और इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, यानी 2 - 6 कितना हो जाएगा, 2 - 6। लेकिन जब हम कोफैक्टर करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि नंबर जो हम मैट्रिक्स में लिखते हैं, तो वो पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से पहले तो उनको हम क्या करते हैं, साइन देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साइन, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव साइन देने के बाद हम क्या करेंगे, जब हमने इसको 8 जो हमारा दे रखा है, मतलब इसका हम अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो 8 वाली लाइन दबेगी और ये वाली लाइन दबेगी, क्योंकि इन दो लाइनों में क्या आ रहा है, ये कॉमन है। तो इस कॉमन वाले को दबा लेंगे। अब ये यहाँ पे प्लस माइनस वाले जो साइन हमने लगाए थे, प्लस, अब क्या होगा, प्लस माइनस जो हमने साइन लगाए थे, प्लस वाले माइनस वाले साइन, तो वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जब हम जब इसको इस वाली को लाइन दबाएंगे, तो ये 4 का इसमें, 2 का इसमें करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इस 3 का इसमें करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 2 - 6 और आगे साइन लगेगा माइनस का, ठीक है। इसी तरह से ये वाला देखो, इसको अब क्या करना है, 3 वाले को दबाना है, 3 वाले का इसका कोफैक्टर पता करना है, तो इसको दबाएंगे, इसको दबाएंगे, 3 वाला 3 दोनों लाइन में कॉमन मिल रहा है। तो देखो इसका इसमें करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 8 - 15, ठीक है। अब इसका अब क्या करना है कि अब 2 को दबाना है, तो ये वाले 2 को दबाएंगे, इस वाले 2 को दबाएंगे, तो ये वाली लाइन दबेगी और ये वाली लाइन दबेगी। तो 4 एलिमेंट बचेंगे, 8 3 और 4 1, 8 3 4 1 बचेगा। तो इसका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का इसमें होगा तो 8 बनेगा, 4 का इसमें करेगा तो 12 होगा, 8 माइनस के 12। तो इस तरीके से ही जब हम करेंगे, इसको कोफैक्टर को करेंगे कंप्लीट तरीके से, तो हमारा ये वैल्यू निकल के आएगी इस तरीके से, ठीक है। आप लोगों ने 12th में किया होगा, थोड़ा देख लेना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इतने डीपली मतलब समझा तो रहे हैं, लेकिन अब इसमें आप लोग बता दिया हमने, अब तो आप लोग अपने हिसाब से समझ लेना आप, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्या करना है, ये मतलब इसी वाले का ये हल है, मतलब आंसर निकल के आया है। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे यानी मोड निकालेंगे, तो वो ये निकल के आएगा -8, सॉरी प्लस के कितने निकल के आएंगे, 8। तो इसका ये आंसर निकल आएगा इस तरीके से। देख लो स्क्रीन पे आप, थोड़ा एक बार और दिखाता हूँ, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देख लेना स्क्रीन पे चल रहा है, आप समझ लेना। अब बात करते हैं सहखंड आव्यूह क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स, ये क्या होता है, इसको हम थोड़ा और समझते हैं। किसी आव्यूह यानी कोई आव्यूह ए दे रखा है, उसके सेकंड आव्यूह को फैक्टर के परिवर्त आव्यूह को सेकंड आव्यूह कहते हैं। यानी कि कोई हमारा एक मैट्रिक्स दे रखा है, ये वाला समझ लो आप इस तरीके से,
एक आपको मैट्रिक्स दे रखा है, तो इसका ए मॉड निकालना है। पहले आपको क्या करना है, ए मॉड निकालना है। और ये ठीक है, ए मॉड निकाला आपने। ए मॉड कैसे निकालेंगे कि भाई इस तरीके से खड़ी हुई लाइनों को निकालना है, तो इसको मॉड में लिख दिया पहले। जब मॉड में लगाएंगे तो इसका जब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आएगी इतनी। ये 3 में भी हो सकती है, 3 नंबरों में भी हो सकती है, और ये 2 नंबर में भी हो सकती है। तो 2 नंबर में दे रखी है तो हमने आप आसानी से सॉल्व कर लिया। अगर 3 नंबर में दे रखी हो तो 3 नंबर में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, ये हमने माइनस के 5 निकाल लिया इस तरीके से, यानी कि 1 का 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 4 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो 3 माइनस के 8 यानी कितना निकल के आएगा, माइनस के 5, माइनस 5 निकल जाएगा। अब क्या करना है, जो हमने ए मॉड जो निकाला था हमने, इसका सेकंड आर्बिट्रेरी कोफैक्टर मैट्रिक्स, अब ये हमने निकाल दिया। यानी कि जो -5 निकल के आया है वो, अब देखो इस तरीके से एक थोड़ा और समझ लो इसमें। दोस्तों डेफिनेशन एक बार फिर से समझते हैं और उसमें देखते हैं कि एक्चुअली में इसमें पूछा क्या गया है। ठीक है दोस्तों, किसी आव्यूह ए यानी कोई एक हमारी मैट्रिक्स दे रखी है, उसके सेकंड आव्यूह के परिवृत आव्यूह को सेकंड आव्यूह कहते हैं। यानी सेकंड आव्यूह यानी कोफैक्टर और सेकंड आव्यूह उसे कहते हैं हम। यानी एडजॉइंट हमें निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स को मॉड में लिखना है, यानी कि इसमें लिखना है, डिटर्मिनेंट में लिखना है। तो इसका वैल्यू हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं है, तो माइनस के 5 निकल गया। तो माइनस के 5 निकल गया, तो अब इसको हम क्या करना है, ये अब इसको मॉड जो निकाला था उसके कोफैक्टर निकाले हैं। इस तरीके से जो मॉड में बना के हमने क्या किया, अब इस वाले मॉड को जो हमने लिखा है, तो मॉड को दबाएंगे इसको, और बाकी के जो अब मॉड को दबाएंगे तो ये वाली लाइन दबेगी और ये वाली लाइन दबेगी। तो इस जगह पे कितना आएगा, प्लस के 3। और अगर इस वाले को हम दबाएंगे 4 को, तो ये वाली लाइन दबेगी और ये वाली लाइन दबेगी। कौन सी लाइन दबेगी, ये वाली और ये वाली दबेगी। तो कितना बचेगा 2। तो इस जगह पे कितना आ जाएगा, सॉरी अगर ये वाली को दबाएंगे हम तो ये बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 2 आएगा, इस जगह पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, कितना आएगा 2। ठीक है, और जब हम क्या करेंगे, जब इस वाले नंबर को दबाएंगे तो ये वाली लाइन दबेगी और ये वाली, तो यहाँ पे कितना बचा है, इस जो कोने पे कितना बचेगा, माइनस के 4। ठीक है, कितना 4। अब हम क्या करेंगे, अब इस वाले को दबाएंगे 3 को, तो ये वाला और ये वाला दबेगा, तो कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे कितना बचेगा 1। तो इस तरीके से यहाँ पे जब हम इसको दबाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ पे थोड़ा 2 कर लेना, गलती हो गई है, इसको 2 कर लेना। ठीक है, अब क्या करना है, इस तरीके से उस जो मैंने बताया वहाँ पे इसको अब व्युत्क्रम में करना है आपको। किसमें, ये इसका एक फॉर्मूला है कि व्युत्क्रम या प्रतिलोम इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इन्वर्स करने के लिए यानी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला दे रखा है हमारा 1/mod ए एडजॉइंट ए। ठीक है, तो मॉड ए का निकाल लिया आपने, कितना है -5, तो डिवाइड -5 रख दिया, और एडजॉइंट जो निकाला है वो आपको ये निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लिया। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन सम जो आपको दिख रहा है कि पार्ट नंबर जो हमने 4 अभी जो लिया है, उसका जो प्रश्नावली हम 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, वो कहाँ से लिया गया है, वो 3rd सेमेस्टर की 2020 सार्थक पब्लिकेशन बुक से लिया गया है। हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सार्थक पब्लिकेशन की बुक से सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन दे रखा है, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा रखा है कि 2 मैट्रिक्सों को किस तरह से जोड़ना है और किस तरह से घटाना है। तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पार्ट नंबर 2 तक आपने समझा होगा। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, जिससे हमें पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम थोड़ा और उसमें कंटेंट अच्छा रखेंगे, जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके और एकदम डीपली समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसे क्या करना है, ए प्लस बी में जोड़ना है। तो जोड़ दो, ए प्लस बी में क्या करना है, पहला मैट्रिक्स ये लिख लिया, दूसरा मैट्रिक्स ये लिख लिया। अब पहले एलिमेंट को पहले के साथ जोड़ दो, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ जोड़ दो। ठीक है, तीसरे एलिमेंट को साथ तीसरे के साथ जोड़ दो। तो पहले को पहले से जोड़ा, दूसरे को दूसरे से जोड़ा, तीसरे को तीसरे से जोड़ा। अब 0 को 1 जोड़ने पे क्या होगा, देखो ये 3 हो जाएगा तो यह 3 हो गया, ये 5 हो जाएगा तो ये 5 हो गया,
ये 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया, ठीक है। अब समझो ये 0 एलिमेंट है, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, किसके साथ, इसके साथ, तो जोड़ेंगे तो ये माइनस का 1 है, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे। अब 1 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे भी देख लो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब ये हमारा आंसर हो गया कितना, परफेक्ट। अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, ए और बी। अब ए और बी दे रखी है, ये पूछ रहा है कि 3a माइनस 2b इक्वल में क्या होगा। तो 3a माइनस 2b सॉरी दोस्तों, 3a माइनस 2b हमें निकालना है। तो ये सबसे पहले हमें 3a निकालना है, फिर 2b निकालना है। तो 3a में से 2b घटा देंगे, ठीक है। 3a माइनस 2b यानी 3a निकालेंगे। सबसे पहले 3a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 3 लिखना पड़ेगा पहले तो, यानी कि और a की वैल्यू लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। जब 3 का मल्टीप्लाई पूरे a की वैल्यू में करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, यानी 3 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे इस ब्रैकेट में तो ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, गौर से देखना, 3 का मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट में करना है तो ये 6 हो जाएगा। जब 3 का इसमें करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसमें करेंगे, सब में करेंगे तो एलिमेंट इस तरीके से आपको मिल जाएंगे, यानी मल्टीप्लाई करना 3 का सभी एलिमेंटों में। अब इसमें क्या करना है, 2 भी दे रखा है। 2b मतलब यानी कि 2 मल्टीप्लाई बी, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करना है बी में, यानी बी वाला हमारा जो मैट्रिक्स है वो ये वाला है, और इस पर 2 का मल्टीप्लाई और करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये। अब देखो गौर से, 2 का 3 में करेंगे 6, 2 का 0 में करेंगे 0, 2 का 5 में करेंगे 10, और 2 का 5 में करेंगे तो यहाँ पे भी 10, 2 का 3 में करेंगे तो 6, और 2 का अगर 2 में करेंगे तो 4, और 2 का अगर 0 में करेंगे तो 0, 2 का 4 में करेंगे तो 8, और 2 का 7 में करेंगे तो 14। इस तरीके से हम करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, 3a माइनस 2b। कितना निकालना है, 3a माइनस 2b। तो 3a माइनस 2b निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3a में से माइनस 2b घटाना है। तो 3a का वैल्यू ये निकल के आया, 2b का माइनस वैल्यू ये निकल के आ गया। तो जब पहले एलिमेंट में से पहले को घटाएंगे, दूसरे में से दूसरे को, तीसरे में तीसरे को, इस तरीके से घटाएंगे। घटाना है ना, हमें घटाना, यहाँ पे घटाने का साइन लगाया तो घटाना है, प्लस का साइन लगा हो तो जोड़ना है, ठीक है। तो उस तरीके से अब घटाना, तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 6 कितना हो जाएगा, घटाना है। 6 में 6 गया तो 0, और ठीक है। अब 9 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। 12 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। 0 में से 10 जाएगा तो -10, 6 में से 6 जाएगा तो 0। इस तरीके से आप करेंगे तो ये आपका आंसर जो है, राइट आंसर ये मिल जाएगा आपको। कितना आंसर मिल जाएगा, ये वाला आंसर आप मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें हमें XYZ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को इस तरीके से, पहले पढ़ें इसको कि 3 और मैट्रिक्स दे रखा है XYZ W इस तरीके से, और ये 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं, इन दोनों को जोड़ना है, XY की वैल्यू इसमें मान निकालना है और W का मान निकालना है। तो हमें सबसे पहले सिंपली पता क्या होता है, हमें पता है कि समान आव्यूह को संगत समान पद होता है, यानी कि समान आव्यूह के संगत पद जो होते हैं वो समान होते हैं। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर जोड़ना है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा वो तो नहीं जुड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं इसमें, तो इसमें सबसे पहले इस जो दोनों मैट्रिक्स दे रखी थी हमें इस तरीके से, देखो इसको देख लो पहले। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा नीचे में जो हमने अभी वैल्यू शो कराई ये वाली, वो क्या आएगी, निकल के आएगी, क्योंकि इसको इससे जोड़ेंगे तो 4 + x ये निकल के आ गया, और 6 + x + y, 6 + x + y, ठीक है। इस तरीके से निकल आया। इसको भी जब ऐड करोगे आप, इसको इसमें ऐड करोगे, इसको इसमें ऐड करोगे तो ये निकल के आएगा, ये निकल के आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये अलग एक मैट्रिक्स पूरी कंप्लीट बन के आ गई हमारे पास ये वाली। जब ये पूरी कंप्लीट बन के निकल के आ गई तो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इससे कंपेयरिंग करना है। किसका, इससे कंपेयरिंग करना है। जब इसका कंपेयरिंग करेंगे आप तो XY की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। देखिए 3x और ये क्या दे रखा है, 4 + x। तो इसका जब कंपेयरिंग करेंगे तो इसका देखो 3x = 4 + x, और ये दे रखा है 4 = 2x। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2। इस तरह से इसका करेंगे, इसका कंपेयरिंग इसका कंपेयरिंग करेंगे इसका, तो 3y = में 6 + x + y। तो x का मान कितना है, 2, तो 2 रखेंगे यहाँ पे। 2 रखने के बाद क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये y बराबर कितना निकल के आ जाएगा, y बराबर निकल के आ जाएगा यहाँ पे 4। कितना निकल के आ जाएगा, y बराबर 4। इसी तरह से z का करना है। z का कंपेयरिंग किससे करेंगे, z दे रखा है और ये इससे कंपेयरिंग करेंगे इस वाले से। z का कंपेयरिंग इससे करेंगे तो इसमें क्या निकल के आएगा,
जेड का कंपेयरिंग इसमें करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा ये सारा। जब इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ तो ये 2z इक्वल टू -1 प्लस डब्लू, इस तरीके से 2z माइनस के 2, इस तरीके से क्या हो जाएगा, जेड बराबर वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1। अब डब्लू का भी इस तरीके से कंपेयरिंग करने के बाद निकल के आएगा, तो डब्लू का मान कितना निकल के आएगा 3। अब ये एक्स वाई और जेड और डब्लू का मान निकल के कितने आ गए 2 4 1 3, यानी ये सारे मान निकल के आ गए। तो ये मान हम क्या करेंगे, उसमें अगर पुट कर देंगे तो हमारा एग्जैक्ट इसी तरह से बन जाएगा, जिस तरह से ये रखा है इसी तरह से ये भी बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे भी हम रख सकते हैं, यहाँ पे भी अगर मान रख देंगे दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर मेरा थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में जाके जाएं और वो थर्ड पार्ट अवश्य देखें, क्योंकि थर्ड पार्ट में मैंने इससे पहले बहुत सारे डाउट क्लियर कराए हैं और आपको बहुत उसमें अच्छी ट्रिक्स बताई है। तो आप प्लीज़ उसे अवश्य देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो अब लाता रहूँगा। क्योंकि आपका जब तक थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं आप लोगों को लगातार वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक और शेयर तो दोस्तों ज़रूर करें, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो दोस्तों पॉलिटेक्निक स्मार्ट क्लासेस को आप अवश्य ही ज्वाइन कर लें। दोस्तों धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।